तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। आज डीएनए के बिना कोई भी क्राइम का केस सॉल्व करना लगभग नामुमकिन है। डीएनए एक ऐसा हथियार है जिसके दम पर कोई भी दुनिया की अदालत उसे झुठला नहीं सकती, और ऐसे में मुजरिमों का बचना लगभग नामुमकिन है। मतलब डीएनए एक तरह से पुलिस के लिए, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के लिए, कानून के लिए, अदालत के लिए वो हथियार है जो पहले मुजरिम बच जाया करते थे, अब ऐसा होता नहीं है। लेकिन सोचिए कि जब डीएनए नया नया आया या डीएनए की दुनिया में शुरुआत हुई, बहुत सारे देश अब भी पीछे थे, और उस वक्त अगर कोई पुलिस अफसर कोर्ट में खड़ा हो और कहे कि साहब ये रहा डीएनए की रिपोर्ट और इस डीएनए के आधार पर ये कातिल है, ये रेपिस्ट है, और सामने वाले वकील, कोर्ट, जज या सीनियर खुद पुलिस अफसर भी, उन्हें पता ही नहीं होगा यार ये क्या डीएनए। वो तो कहेंगे चाकू पे उसकी उंगलियों के निशान थे कि नहीं थे, वो रेपिस्ट है, उसके सीमन का मैच किया कि नहीं किया, या कोई और चश्मदीद है कि नहीं है। अब यहाँ एक ऐसा केस जिसमें कोई आई विटनेस नहीं, कोई चश्मदीद नहीं, और लाश के नाम पर भी 10 हड्डियाँ, और अदालत में ये मुकदमा करीब 34-36 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, और जज पूछ रहे हैं कि ये बताओ ये 10 हड्डियाँ सच में उसी की है जिसकी आप बात कर रहे हो, और ये कातिल वही है, मारा है, क्या सबूत है? और सबसे पहले तो साबित करो कि मरने वाली वही है, क्योंकि मैं हड्डियों से कैसे किसी इंसान का नाम और उसकी पहचान बता सकता हूँ। अब पुलिस वालों को कोर्ट, वकील, अदालत, जज, इनको समझाने में इतनी मेहनत करनी पड़ रही है कि योर ऑनर ये डीएनए होता है। अब आर्ट बैकग्राउंड, आर्ट्स की हों या बाकी, उनके लिए बड़ा समझना मुश्किल है। तो इसी पशोपेश में, इसी पेचोखम में फंसा हुआ ये केस है जो 36 साल पुराना बेंगलुरु का एक मर्डर केस है। बेंगलुरु में 26 दिसंबर 1988, 26 दिसंबर 1988, राजाजी नगर पुलिस स्टेशन को एक सीनियर अफसर, वहाँ के जो पुलिस स्टेशन के इंचार्ज थे, उनको एक फाइल भेजते हैं और कहते हैं कि इस केस की तफ्तीश करो। फाइल बीना नाम की एक महिला की थी जो पिछले 1 महीने से गायब थी। बीना प्रेग्नेंट थी और बाकायदा शादीशुदा थी, लेकिन 1 महीने से गायब थी। बीना जहाँ पर अपने पति के साथ रहती थी, उसके पड़ोस में उस वक्त वहाँ पे एक सेंट्रल क्राइम ब्रांच बेंगलुरु की फैमिली रहा करती थी। तो उनकी वाइफ से बीना की अच्छी खासी दोस्ती थी, लेकिन उन्होंने नोटिस किया कि बीना 1 महीने से दिखाई नहीं दे रही, और जिस दिन वो गायब हुई थी उसी दिन बीना का बेबी शॉवर था। बच्चा पैदा होने से पहले एक रस्म होती है, बेबी शॉवर, तो उसमें भी वो क्राइम ब्रांच की अफसर की पत्नी शामिल हुई थी, और इत्तेफाक से उसी रात से बीना गायब। महीना बीत गया, बीना का कोई सुराग नहीं। तो उन्होंने अपने पति से कहा कि बीना गायब है, कोई सुराग नहीं है, पता करो। तब उसके ज़रिए पुलिस तक बात पहुंची, और फिर राजाजी नगर पुलिस स्टेशन के पास ये केस आया। तब बेंगलुरु एक शांत शहर था, और ज़्यादातर जो पेंशन पाने रिटायर्ड लोग अपनी आराम सुकून की ज़िंदगी वहाँ जीते थे। नॉर्थ इंडिया की तरह वहाँ क्राइम और ये इतनी चीज़ें थी नहीं। तो अब राजाजी नगर पुलिस स्टेशन इसकी तफ्तीश करती है। सबसे पहले बीना के बारे में पता करती है। जब बीना के बारे में पता करती है तो पता चलता है कि बीना जो है वो कोडागू एक जगह वहाँ की रहने वाली है, और उसने महारानी फर्स्ट ग्रेड कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था, और इत्तेफाक से उसी महारानी फर्स्ट ग्रेड कॉलेज में जब वो पढ़ रही थी, तब महेश नाम का एक शख्स डिप्लोमा की पढ़ाई कर रहा था, और इन दोनों की दोस्ती हो गई, दोनों में प्यार हो गया। अब दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन दोनों का कास्ट और बहुत सारी चीज़ें थी, अलग अलग थी। परिवार दोनों का तैयार नहीं था। जो महेश के पिता थे उनका नाम विशाकांतैया। अब विशाकांतैया साहब जो बेंगलुरु के ही एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर थे, पढ़े लिखे। तो वो वहाँ पर प्रोफेसर असिस्टेंट, बेटा डिप्लोमा करने के बाद ठीक ठाक नौकरी कर रहा था। बीना से महेश को प्यार हो गया, उसने अपने घर वालों से शादी करने के लिए बात की। माँ बाप दोनों तैयार नहीं थे, लेकिन इसी दौरान में महेश की माँ यानी कि जो विशाकांतैया हैं, उनकी वाइफ की डेथ हो गई। अब
विशाखंतैया की पत्नी के नाम पे बहुत प्रॉपर्टी थे। अब वो सारे प्रॉपर्टी उनके पति के नाम पे हो गया। इधर महेश शादी की जिद कर रहा था, पिता भी शादी के खिलाफ वो समझा रहे थे मत करो, लेकिन महेश बीना से बहुत प्यार करता था। घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर उसने बीना से शादी कर ली। जब शादी कर ली तो विशाखंतैया ने अपने बेटे को घर से निकाल दिया। अब इन दोनों ने अलग एक किराए पे घर लिया और वहीं अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत की। इधर शादी के बावजूद विशाखंतैया लगातार महेश पर दबाव डाल रहे थे कि वो अपनी पत्नी को छोड़ दे और वापस आ जाए। धीरे धीरे वक्त बीता। बीना अब 7 महीने की प्रेग्नेंट थी। बेबी शावर की रस्म हुई और इधर विश्वकांतैया अब भी महेश के संपर्क में है और उसे मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि देख, पूरी जिंदगी है, ये सारी जायदाद है, और अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो फिर तुझे प्रॉपर्टी में से कोई भी हिस्सा नहीं दूंगा। शादी को एक अरसा बीत चुका था, शायद महेश से भी प्यार का बुखार उतर चुका था। अब वो प्रॉपर्टी और बाप के पैसे के लालच में आ गया। एक रोज उसने अपने बाप से कहा, ठीक है, लेकिन अब बीना को कैसे छोड़ सकते हैं, गर्भवती है। बाप ने कहा, अगर छोड़ोगे तो फिर कोर्ट कचहरी तलाक बहुत सारी चीजें आएंगी, तो एक काम करो, उसे रास्ते से हटा देते हैं। थोड़ी देर के बाद महेश हैरत अंगेज तौर पर मान गया। अब जब बेटा मान गया तो इन्होंने प्लानिंग शुरू की। इनके घर में एक नौकर रहा करता था, पुराना बड़ा वफादार सुब्बा। तो अब सुब्बा को भी इस साजिश में शामिल कर लिया। इस साजिश में शामिल करने के बाद तारीख चुनी गई सेम वही जिस दिन बीना का बेबी शॉवर था, 27 नवंबर 1988। दोपहर को फंक्शन हुआ। उसी फंक्शन के बाद शाम को महेश ने कहा कि चलो आज मैं भी बहुत खुश हूँ, हमारे बच्चे का बेबी शावर की रस्म पूरी हो गई, तो आज मैं तुम्हें डिनर पे ले चलता हूँ। उसके बाद वो अपनी पत्नी को डिनर पर ले गया। बीना इस बात से बेखबर कि आगे क्या होगा। एक बड़ा मशहूर उस वक्त वहाँ इंपीरियल होटल हुआ करता था बेंगलुरु में, वहीं इन्होंने डिनर किया। उसके बाद वो कार में बैठे। अब चूंकि वो प्रेग्नेंट थी तो कई दवाएं खाती थी। उन्हीं में से कुछ दवाएं जो उस वक्त रात को खाने का वक्त था, वो दवा पहले से ही महेश ने अपने पास रखी हुई थी। उन दवाओं पे उसने साइनाइड का लेप लगा दिया और फिर कार में अपनी वाइफ बीना को वो दवा खिला दी। बीना भी उसे दवा समझकर खा चुकी थी, लेकिन वो उस दवा के ऊपर साइनाइड का लेप था। थोड़ी देर के बाद बीना की मौत हो गई कार के अंदर। अब वो लाश को लेकर घर आते हैं। घर पे उसके पिता विशाखंतैया को ये सारी चीज़ें पता थी। लाश कार से निकाली गई, घर के अंदर लाई गई, बाथरूम में ले जाई गई। इसके बाद अब खुद महेश और उस घर का नौकर सुब्बा बीना की लाश के छोटे छोटे टुकड़े करते हैं। इसके बाद उसे अलग अलग पॉलीथीन में भरते हैं। भरने के बाद देर रात को ही वो सारे पॉलीथीन को ले जाकर GKV एक कैंपस है जो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस का कैंपस है, वही एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जहाँ पर वेंकट जो विशाखंतैया है असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ करते थे। उस कैंपस के पीछे फॉरेस्ट एरिया था और चूंकि विशाखंतैया पूरे उस इलाके से वाकिफ थे, उन्होंने कहा ये सबसे सही जगह, पीछे जंगल है, कोई इंसान जाता नहीं है। तो उन्होंने ले जाकर सारे पॉलीथिन छोटे छोटे टुकड़े करके जिसमें बीना की लाश को डाला गया था वो जंगली एरिया में फेंक दिया, इस उम्मीद में कि उधर बहुत सारे जानवर कुत्ते घूमते रहते हैं, लाशों को निपटा देंगे, सबूत के नाम पर कुछ बचेगा नहीं। 27 नवंबर 1988 की बात। अब इसके बाद महीना बीत गया, किसी को खबर नहीं। बेंगलुरु की एक क्राइम ब्रांच की पत्नी को बीना की गुमशुदगी की भनक लगी और तब उसने अपने पुलिस वाले पति से कहा और फिर जाकर राजाजी नगर पुलिस स्टेशन में ये रिपोर्ट आई। अब राजाजी पुलिस स्टेशन में उन्होंने तफ्तीश करनी शुरू की तो पता चला कि बीना जो है वो प्रेग्नेंट थी, शादीशुदा है, उसके पति का नाम महेश है। पुलिस ने अपने मुखबिरों से पता किया तो पता चला कि परिवार इस शादी के खिलाफ था। फिर और तफ्तीश की गई तो आकर शक का जो दायरा था वो पूरा महेश और उसके पिता के ऊपर ही कसता गया। अब राजाजी नगर पुलिस स्टेशन को और किसी पर तो डाउट था नहीं और इधर अभी तक कुछ पता नहीं है। जो कहानी आपको सुनाई कि बीना कहाँ है, जिंदा है, नहीं है, शक के बिना पर
26 दिसंबर को ये केस लिया था। 29 दिसंबर को पुलिस ने विशाकंतैया, उसके बेटे महेश और नौकर सुब्बा को उठा लिया। उठाने के बाद अब लंबी पूछताछ हुई, लेकिन वो तीनों घाक कुछ बताने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि वो कहीं बातचीत में गुस्से में घर छोड़कर चली गई, हमने ढूंढा। उसने कहा भाई आपने रिपोर्ट क्यों नहीं लिखाई, वो बताते गए। फिर उस राजाजी नगर पुलिस स्टेशन के एक पुलिस वाले को पता था कि ये जो प्रोफेसर साहब हैं, ये जो पढ़े लिखे लोग हैं, पुलिस में बड़ा एक अजीब सा सोच होती है कि जो बड़े सोफिस्टिकेटेड लोग होते हैं, पढ़े लिखे अच्छे पदों पर, ये बड़े कमज़ोर भी होते हैं। तो वो शायद पिटाई से भी जल्दी टूट जाते हैं, या अगर उनकी बेइज्जती करो तो जल्दी टूट जाते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, मैंने ऐसे बहुत केस देखे हैं। तो उनको अगर सपोज टॉर्चर तो अलग चीज़ है, अगर आपने उनको गाली भी देना शुरू कर दिया ना, तो फिर वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। और अगर आप उसके किसी जानने वाले, जैसे बेटा और बाप बैठा और बाप को आपने गाली देना शुरू कर दिया या बेटे को, तो भी वो उनको बड़ी बेइज्जती लगती है, तो वो टूट जाते हैं। तो पुलिस ने कहा कि देखिए प्रोफेसर साहब, आप शरीफ आदमी हैं, शायद हमारा वो झेल नहीं पाएंगे, तो सच बता ही दीजिए। आखिरकार पुलिस के इस एक्शन से विशाकंतैया टूट गए और उन्होंने सारी कहानी सुना दी कि हमने इसे इस तरह से मारा। बट पहले उन्होंने झूठ बोला, बाकी तो सारी कहानी बता दी। उन्होंने कहा कि लाश कहाँ फेंकी टुकड़े करके। तो पहले उन्होंने कहा कि एक वहीं शहर में डैम है, उस डैम में पानी में बहा दिया, क्योंकि उन्हें मालूम था डैम में तो मिलेगा नहीं। लेकिन फिर सुब्बा और महेश भी थे और पुलिस ने अलग अलग पूछताछ की। तीनों को पता नहीं कौन क्या बता रहा है, और उसी में भेद खुल गया। पता चला कि नहीं, यूनिवर्सिटी कैंपस के पीछे जंगल में फेंका गया। इसके बाद उन तीनों को पुलिस लेकर पहुंचती है उस फॉरेस्ट एरिया में। वहां जाकर तलाशी अभियान शुरू होता है। महीना बीत चुका था। आखिर तलाशी अभियान के दौरान पुलिस को कुल उस इलाके से 10 अलग अलग हड्डियां मिलती हैं, और ये इंसानी हड्डियां थी। देखकर पता चल गया था। अब उन हड्डियों के बाद ये तो साफ हो गया कि ये बीना इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ये बीना की हड्डियां अभी ये क्लियर नहीं है। इस दौरान में ये खबर मिली, कुछ जर्नलिस्ट थाने पहुंचे और उनमें से एक ने वेंकटैया और महेश का इंटरव्यू कर दिया, और उन्होंने जर्नलिस्ट के सामने भी एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ये मर्डर हमने किया। पेपर में छप गया। अब सब कुछ हो गया, पुलिस को लगा केस तो सुलझ गया। लेकिन इनमें से एक पुलिस अफसर जो राजाजी नगर का था, बॉटनी का स्टूडेंट था जो पुलिसिंग में है, उसके जमान जो सीनियर थे वो आर्ट्स के ग्रेजुएट थे और आर्ट्स में ही पढ़ाई की थी। अब उसे लगा कि कोर्ट में अगर ये मामला ले जाते हैं तो हम कैसे साबित करेंगे कि ये 10 हड्डियां बीना की, कोई प्रूफ नहीं है। दूसरा, इस पूरे कत्ल का कोई विटनेस नहीं है। ये 3 हैं जो बता रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ हमने मार दिया, लेकिन ना हथियार है हमारे पास, न पूरी समूची लाश है, न कोई मतलब जो एक मोटिव होता है झगड़े वगड़े का, उसका भी कोई विटनेस नहीं है कि मारता पीटता था, किसी ने देखा हो। तो हर तरफ से शून्य, कहीं से कोई भी सबूत, सुराग, चश्मदीद कोई नहीं है इस केस में। तो ले देकर इन तीनों की गवाही के ऊपर ये केस खड़ा है, और उन्हें पता है कि जब तक पुलिस कस्टडी में है ठीक है, जैसे ही ट्रायल शुरू होगा अदालत के सामने अगर तीनों मुकर गए तो पुलिस की भद्द पिट जाएगी, क्योंकि उसके अलावा तो पुलिस के पास सबूत नहीं। यहाँ तक ये भी पता नहीं है कि वो 10 हड्डियाँ जो है उसी की हैं, बल्कि हो सकता है ये अदालत या वकील कहते भैया वो हड्डियाँ इंसान की ही नहीं। तो अब क्या किया जाए? इत्तेफाक से जो इस थाने के इंचार्ज थे राजाजी नगर पुलिस स्टेशन के, उनको इस नए नए आए डीएनए के बारे में कुछ जानकारी थी। नागाराज उनका नाम था। तो उन्होंने अपने सीनियर से कहा कि ये केस कमज़ोर हो सकता है, तो हमें इसके लिए डीएनए करवाना चाहिए। अब उनकी नागाराज की परेशानी है कि जो सीनियर ने पूछा कि ये क्या भला है, डीएनए वीएनए क्या होता है, अरे तुम कोर्ट में सबूत पेश करो, गवाह पेश करो। तो उन्होंने कहा भैया इस केस में तो कुछ भी है ही नहीं, क्या पेश करूँ? हड्डियाँ थे। उन्होंने बोला हड्डियाँ कैसे साबित करूँगा? उनका वकील अगर तेज तर्रार निकला तो हम तो मारे जाएंगे। तो खैर बड़ी मुश्किल से अपने सीनियर अफसरों को समझाया कि ये एक डीएनए चीज़ होती है जिससे इन हड्डियों से ये पता चल सकता है कि ये बीना है या नहीं है। पहले तो हमें ये साबित करना है कि बीना है कि नहीं है। अगर हड्डियाँ मैच कर गई तब तो ये यकीन हो जाएगा कि बीना का कत्ल हो चुका है, तब आगे का मुकदमा होगा। और मान लीजिए हड्डी मैच ही नहीं किया तो फिर बीना कहाँ है,
तो अदालत उल्टे पुलिस पे चढ़ बैठेगी। सीनियर अफसरों ने कहा ठीक है, तुम्हें जो बेस्ट लगता है करो। इत्तेफाक से जब ये केस पे काम चल रहा था उसी वक्त चेन्नई में एक इंटरनेशनल सेमिनार ऑन डीएनए ये चल रहा था और इसमें बहुत सारे विदेशों के एक्सपर्ट्स आए हुए थे। उन्हीं में से एक थे उस वक्त डीएनए, खासतौर पर जो बोन्स, हड्डियों से जिन्होंने बहुत सारे केस को सुलझाए, डॉक्टर एलेक जेफरी, बल्कि जेफरी, डॉक्टर एलेक जेफरी। तो ये चेन्नई में आए हुए थे और ये बोन्स के जरिए इन्होंने 1985-67 में कुछ केसेस को सॉल्व किया था। नागराज को ये बात पता चली, वो चेन्नई पहुंचे इस डीएनए कॉन्फ्रेंस में और वहाँ जाकर वो डॉक्टर एलेक जेफरी से मिले और उन्होंने बताया कि ऐसा सा एक केस है, हमारे पास सिर्फ 10 हड्डियाँ हैं, कोई सबूत नहीं, कोई गवाह नहीं और कोई ऐसी चीज़ नहीं जिससे हम अदालत में इस केस को जीत सकें, तो क्या करें। तब उन्होंने उसका तरीका बताया। उन्होंने कहा ठीक है। अब उस वक्त एक और उलझन आ रही है। अब वो जब पहुँचे तो अब डीएनए कराने के लिए भी कानून की इजाज़त चाहिए। अब अदालत कह रही कि ये क्या भला है, ये क्या होता है। लोअर कोर्ट ने इजाज़त देने से मना कर दिया। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा इस केस से अब ट्रायल शुरू हो गया कि जो भी केस से रिलेटेड प्रॉपर्टी है वो आप अदालत के में जमा कर दीजिए। अब प्रॉपर्टी के नाम पे 10 हड्डियाँ थी। पुलिस को मजबूरन वो 10 हड्डियाँ भी लोअर कोर्ट को सौंपनी पड़ी कि भैया ये जब तक ट्रायल चलेगा कोर्ट की अमानत है। अब वो 10 की 10 हड्डियाँ कोर्ट में ट्रायल चल रहा है, बहस वही चल रही है कि मरने वाली बीना है कि नहीं। दूसरी तरफ का वकील अपने तीनों जो मुवक्किल हैं उनको बचाने की कोशिश कर रहा है। नागराज को लग गया कि इस तरीके से काम चलेगा नहीं। फिर नागराज ने अदालत से कहा कि साहब वो हमें 10 हड्डियाँ दे दीजिए, हम इसका डीएनए करा लेंगे तो साहब साफ हो जाएगा कि ये बीना है कि नहीं। आधा ट्रायल हो चुका था। लोअर कोर्ट ने कहा नहीं, हम आपको ये केस प्रॉपर्टी नहीं सौंपेंगे। अब जब हड्डियाँ अदालत के कब्जे में है तो डीएनए का जांच कैसे होगा। तब बेंगलुरु पुलिस हाईकोर्ट पहुंच गई। हाईकोर्ट पहुंचने के बाद उन्होंने कहा कि एक ऐसी चीज़ है और हमें डीएनए सैंपल कराना। अब हाईकोर्ट में भी जज कि ये क्या है, वो तो कोर्ट में पड़ा हुआ है, आपको अब वापस क्यों चाहिए, और ये डीएनए क्या होता है। तब कोर्ट को, जज को, इस पुलिस अफसर को समझाना पड़ा, जो पहले अपने सीनियर अफसरों को समझाते समझाते थक गया था कि डीएनए क्या होता है, क्योंकि उस वक्त ये सब चीज़ें नहीं थी। खैर हाईकोर्ट के जज को बात समझ में आई, उन्होंने ऑर्डर पास किया। तो कर्नाटक हाईकोर्ट से ऑर्डर पास हुआ। इसके बाद आईओ लोअर कोर्ट से 10 हड्डियाँ कलेक्ट करते हैं और फिर उस वक्त उन्हें पता चलता है कि डीएनए की सबसे बेहतरीन जांच तब कलकत्ता के फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में, जो कोलकाता हो चुका है, अब वहाँ होती है। और वहाँ पे एक बहुत ही डीएनए के नाम पे जो बहुत एक्सपर्ट बड़े साइंटिस्ट थे, वीएस कश्यप, ये उस वक्त वहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर थे सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैब के, यानी सीएफएसएल के। तो ये वीएस कश्यप से कांटेक्ट करती है बेंगलुरु पुलिस और बताती है कि सर ऐसा केस है, 10 हड्डियाँ है और कोई सबूत नहीं है। तो फिर कश्यप साहब बताते हैं कि ठीक है, आपको शक है कि ये मरने वाली का नाम बीना है, तो इनका कोई क्लोज रिलेटिव पता चला, हाँ उनके पेरेंट्स हैं। तो कहा गया ठीक है, आप उनके सैंपल लाइए। अब बीना की मदर के सैंपल लिए जाते हैं और इन हड्डियों के साथ कोलकाता के सीएफएसएल में उन दोनों का मिलान होता है। जब मिलान होता है तो फाइनल रिपोर्ट आती है और ये तय हो जाता है कि ये 10 हड्डियाँ किसी और की नहीं, बीना की थी। अब ये रिपोर्ट तो आ गई, अब कोर्ट में पेश करना है। लोअर कोर्ट में ट्रायल चल रहा है, रिपोर्ट कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने कहा कि एक पेपर पे सिर्फ ये लिखा हुआ है कि ये डीएनए बीएनए मतलब बीना से मैच करे, या कैसे मानूं और कैसे कहूं कि ये डीएनए रिपोर्ट सही है। अब पुलिस वालों को जितनी समझ थी वो समझा रहा है, जज साहब कन्विंस नहीं है। क्या करें। फिर पुलिस अफसर ने कहा कि ठीक है सर, ये डीएनए का कैसे होता है कि इंसान के डीएनए दूसरे से कैसे मैच कर सकती है, इसके लिए आपको एक्सपर्ट ही समझा सकते हैं। तो फिर फॉरेंसिक लैब के एक्सपर्ट्स कोर्ट में बुलाने की इजाज़त दी गई, जज साहब ने दे दिया। अब कोलकाता जो सेंट्रल फॉरेंसिक लैब, उसके डिप्टी डायरेक्टर साहब पहुंचते हैं, अदालत के सामने खड़े होते हैं, बताते हैं कि ये रिपोर्ट उन्हीं की है।
अब जज साहब उनसे पूछते हैं, फिर वो उन्हें बारीकियां बताते हैं कि कैसे डीएनए, फिर उन्हें वर्ल्ड के बड़े बड़े कुछ केसेस के बारे में बताते हैं, साइंटिस्ट के बारे में। फिर ये कहते हैं कि कैसे एक इंसान का डीएनए सिर्फ उसकी फैमिली से मिल सकता है, जिनके साथ ब्लड रिलेशन हो, और ये पूरी फैमिली ट्री बन सकती है। जिस तरीके से उन्होंने समझाया, जज साहब कन्विंस हो गए। और फिर ये पहला केस था उस वक्त बेंगलुरु में, जिसका फैसला सिर्फ डीएनए रिपोर्ट के आधार पर सामने आया। कोर्ट ने उस डीएनए रिपोर्ट को सामने रखते हुए ये मान लिया कि बीना का कत्ल हो चुका है, और ये मान लिया कि इसके कातिल कोई और नहीं बल्कि विशाकंतैया, उनका बेटा महेश और उनका नौकर सुब्बा। इसके बाद अगस्त 1993 में ये केस था 88 का। 5 साल के बाद लोअर कोर्ट ने बेंगलुरु के फैसला सुनाया, और इस मामले में जो नौकर था सुब्बा, क्योंकि कत्ल के वक्त वो साथ नहीं था, उसके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत भी नहीं था, तो सुब्बा को बरी कर दिया, लेकिन बाप और बेटे को उम्र कैद की सजा सुना दी। अब दोनों जेल पहुंच गए। उसके बाद इन्होंने हाई कोर्ट में इस फैसले को चैलेंज किया, लेकिन जेल में रहने के 6 साल के बाद ही 1999 में विशाकंतैया की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। बाद में अब अकेला महेश बचा। महेश हाई कोर्ट पहुंचा, और हाई कोर्ट ने अकेले डीएनए के आधार पर, बाकायदा उसका जजमेंट भी बहुत वो था कि अदालत ने डीएनए की रिपोर्ट तो मान ली कि ये बीना है मरने वाली, लेकिन महेश ही बीना का कातिल है, इसको लेकर हाई कोर्ट कन्विंस नहीं थी, कर्नाटक हाई कोर्ट। उसने कहा कि कोई ऐसा चश्मदीद, कोई ऐसा मोटिव, क्योंकि उसने लव मैरिज की थी, पुलिस की थ्योरी प्रॉपर्टी की तरफ थी बाप के, तो कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा कि वो मोटिव और बाकी चीज़ों से कन्विंस नहीं है, और इसीलिए बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए शक के बिना पर महेश को बरी कर दिया। इसके बाद महेश बरी हो गया। तो डीएनए को लेकर बेंगलुरु में उस वक्त का ये एक अनोखा मुकदमा, एक अनोखा केस था, जब पुलिस को अपने ही पहले सीनियर अफसरों को, फिर वकीलों को, अदालत को, जज को इस बात के लिए समझाने में सबसे ज़्यादा वक्त बर्बाद करना पड़ा कि डीएनए होता क्या। आज शायद हर पुलिस वाला डीएनए को बेहतरीन तरीके से जानता है, और यही वो केस है। इसके बाद फिर अदालत ने, कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा था कि हर पुलिस इलाके में अलग अलग लोग, पुलिस को भी फॉरेंसिक्स जो की टीम होती है, एक्सपर्ट होते हैं, वो पुलिस वालों को ट्रेनिंग दें, फॉरेंसिक साइंस की, डीएनए की, बाकी चीज़ों की। तो उसके बाद ये हुआ था कि तमाम पुलिस वालों को इन चीज़ों की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, जो आज भी जारी है। तो ये थी आज की कहानी। कहानी खत्म करो उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज नीतीश वालिया, इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे नीतीश। और ये भेजा अमित सिंह ने है। सृष्टि चौहान का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे सृष्टि। और ये पूनम चौहान जी ने भेजा है, पूनम जी की बेटियां हैं सृष्टि। आरव, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे आरव। और ये भेजा अक्षय जायसवाल ने है, गोदाहारा आजमगढ़ से ही। अनुज आर्यन, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे अनुज। और ये भेजा बिमलेश राज जी ने है। जीशान उर्फ मुन्ना भाई, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे जीशान। और भोला मौर्य ने भेजा, उनके दोस्त हैं। विद्या मीना व्यास का भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे विद्या जी। और ये भेजा भीमराज मीना ने है। साथ ही प्रिया नेगी, कल इनका बर्थडे था, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे प्रिया। साथ ही अभय चौहान, इनका भी हैप्पी बर्थडे है, तो जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक अभय। और ये भेजा है रागनी, अखिलेश और ध्रुव पटेल ने। रीता बेन और जयदेव भाई, इन दोनों की आज मैरिज एनिवर्सरी है। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई, रीता जी, जयदेव जी। और ये भेजा इनके बेटे यशवंत जयदेव भाई ने। साथ ही डेजी और राजू पांडे, इन दोनों की भी आज मैरिज एनिवर्सरी है। आप दोनों को भी बहुत बहुत बधाई, मुबारक। मनोज लुखार भाई, थैंक यू सो मच। चलिए कोई बात नहीं, अगली बार मुलाकात होगी आपसे। पवन कुमार दुबे, पवन भाई आपने ऐसी बात कह दी कि क्या करूं, लेकिन मैं मैच देखना छोड़ नहीं सकता। पवन भाई ने कहा कि मैं ही पनौती हूं, क्योंकि मैं मैच देखता हूं, ना देखूं तो इंडिया जीत जाए। लेकिन पवन भाई ऐसा नहीं है। 2011 जब धोनी ने वर्ल्ड कप जिताया था, तब भी मैं फाइनल देख रहा था। तो ऐसा भी नहीं है, मैंने वर्ल्ड कप देखते हुए जिताया, और फिर जीतेंगे, कोई बात नहीं। मानसी चौरसिया,
बस्ती से और आपका मेल मिला है मानसी जी। मैंग कुमार रई, ये गिरिडीह से हैं। एंड ऑल द बेस्ट मैंग, 10वीं का एग्ज़ाम है। और हाँ, जितने भी अब चूँकि बोर्ड का एग्ज़ाम शुरू हो रहा है, तो हमारे जितने भी क्राइम तक फैमिली मेम्बर के बच्चे हैं जो 10th 12th का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ऑल द बेस्ट। सभी को खूब मेहनत करना और अच्छे अच्छे नंबर लाना। लेकिन इस दौरान में ज़रूरत पड़े तो बिल्कुल पढ़ाई पे ही फोकस रहना। कुछ